everyone, this is आफ्ताब सैफी. Welcome to इतिहास से आज तक on डिफेंस अड्डा 24/7 YouTube चैनल. आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, बट वो हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर रहता है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की. और अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो उसमें उसका कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, ऑफिसर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक. और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस अड्डा 24/7 को, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की तो इसके लिए प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 to 122 जो कि पार्ट 5 में है. अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट से पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं. सभी को पता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा. पर प्रेसिडेंट को भी कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रल पार्ट माना जाता है. हाँ, बट वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट इसके मेंबर नहीं होते हैं. अब अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा एक निचला सदन होता है जिसे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है. वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसे अपर हाउस भी कहा जाता है जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है. इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने जाते हैं. बट इसमें जो 12 सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जिस आधार पर किए जाते हैं वो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर. वहीं अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो लोकसभा में आपके टोटल सदस्य होते हैं 552, जिसमें 530 स्टेट से चुने जाते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और उसमें 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं. और ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. बट हाल ही में क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियंस के सिलेक्शन को रोक दिया गया है भारतीय संविधान में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा. अब वो संवैधानिक संशोधन क्या है वो आप लोग बताइए कमेंट करके. अब आते हैं इनके इलेक्शन पर. तो इलेक्शन लोकसभा का डायरेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, यानी कि लोग, आम जनता होती है वो डायरेक्ट वोट डालती है लोकसभा के चुनाव में. बट ऐसा राज्यसभा के केस में नहीं है. राज्यसभा के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं. और कहीं ना कहीं जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखते हैं तो इन दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं. तो वहां पर एक चीज तो साफ हो जाती है कि आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता. अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है. तो देखिए, क्वालिफिकेशन एक सीधी सादी सी बात है. आपको भारत का नागरिक होना चाहिए. अगर आप लोग सभा के लिए इलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए. और अगर राज्यसभा की बात करूं तो आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए. अगर आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना चाह रहे हैं तो मिनिमम 35 वर्ष तो लगेगी भाई. तो कंपलसरी है. अब ये बात तो हो गई. अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में. प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होती है हर एक चरण में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर के नाम से जाना जाता है. और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन के नाम से जाना जाता है. और आपको इतना तो पता ही होगा कि चेयरमैन के नाम से व्यक्ति राज्यसभा में जो होता है वही आपका वाइस प्रेसिडेंट भी होता है. जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चुना जाता है राज्यसभा का. अब एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है वो जानते हैं. इसमें जनरली ये चीज होती है, आप एक पद पर बने रहकर दूसरे पद का भी लाभ उठा सकते हैं. तो अब एक्स ऑफिशियो का जो प्रावधान है भाई उसमें आपको भारतीय संविधान अधिकार देता है. अब बात करते हैं स्पीकर की. स्पीकर यह बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है. और स्पीकर हाउस में क्वोरम को भी मेंटेन करता है. अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर क्वोरम क्या है. अरे मेरे दोस्त, क्वोरम का मतलब यही है कि एक सदन का जब सेशन होता है वहां पर आपके मिनिमम सदस्य चाहिए होते हैं उस सदन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अगर उस सदन में संख्या कम लगती है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाथ उठाकर इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है. तभी स्पीकर सभी सदस्यों की गिनती करता है. अगर उनकी संख्या 1/10 से कम होती है तो सभी मेंबर जितने भी आसपास होंगे उन सभी को कॉल किया जाएगा और उन्हें सदन में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्वोरम के डिस्कशन करना एक फिजूल बात ही होगी. इसके अलावा स्पीकर हाउस के डेकोरम को भी मेंटेन करता है. और जो काम स्पीकर एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में करता है वही काम राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा भी किया जाता है. हाँ, बस उन्हें इतना अधिकार नहीं है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, उसका वो डिसीजन ले सके. अब आपके मन में एक सवाल और जरूर आएगा कि सर क्या होगा उस दिन जब सदन चल रहा होगा
और उस दिन अध्यक्ष ना उपस्थित हो तो जाहिर सी बात है ऐसे सवाल आना लाजमी है। पर जिस दिन सदन में स्पीकर नहीं होंगे उस दिन डेप्यूटी स्पीकर एक पोस्ट बनाई गई है, जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है और सेकंड मॉनिटर भी होता है, वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर भी होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा। वहीं सेम चीज राज्यसभा में चेयरमैन के कंपैरिजन में मैं अगर बात कहूं तो वाइस चेयरमैन जो होगा उस टाइम वैसा ही काम करेगा जैसा चेयरमैन करता है, अगर चेयरमैन की उपस्थिति ना हो। जब हमने सेशन की बात कर ही दी है स्टार्ट, तो थोड़ा और आगे चलते हैं कि सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता क्या है। देखो, सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आप ऐसा समझो, पहले एक समन होता है। समन मतलब सेशन को बुलाया जाता है और उसके बाद सेशन एडजर्न हो जाता है। जब सेशन का उद्देश्य जो है वो समाप्त हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, लोकसभा का स्पीकर जो है वो एडजर्नमेंट कर देता है उस सेशन को। एडजर्नमेंट मतलब होता है सेशन की समाप्ति। और जब सेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तो उसे एडजर्नमेंट सीने डाए कहा जाता है। वो भी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करेगा, जाहिर सी बात है, या मैं कहूं स्पीकर या चेयरमैन करेगा अपने सदन में, चाहे वह फिर लोकसभा हो या राज्यसभा। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि किस तरह से जब आपका एडजर्नमेंट सिनेडाई हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि अब सेशन खत्म हो चुका है, अब जब भी नया सेशन मीट होगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा। जब सेशन की बात हमने कर ही ली है तो सेशन के अंदर क्या होता है वो भी जान लेते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप अपने खुद के द्वारा सवाल पूछते हो डायरेक्टली उस मिनिस्टर से जिससे आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और वह भी डायरेक्टली आपको ओरली आंसर प्रोवाइड करते हैं। बट अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, वहां पर आपको अपना क्वेश्चन लिख कर देना पड़ता है, उसमें सामने वाला भी आपको लिख कर ही जवाब देता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमेशा वो टॉपिक यूज करता है जिसमें आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आती है और उसमें उस मिनिस्टर को या मैं कहूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जवाब देना लाजमी हो जाता है। उसके बाद आता है आपका जीरो आवर। दोस्तों, जीरो आवर जो कि एक इंडियन इनोवेशन है जिसमें आप जो भी क्वेश्चन मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछते हो वो आपको उसका आंसर दे, ये लाजमी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता है कि वो आपको आंसर दे। अब अगर हम बात करें कि एक कानून कैसे बनता है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी एक बिल लाया जाता है और वह किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अगर वो मनी बिल है तो वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया नहीं जा सकता वो। अब अगर हम बात करें कि एक कानून कैसे बनता है, तो उसके एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि कोई बिल लोकसभा में लाया जाता है तो उस पर विचार विमर्श होता है और वही सेम प्रोसेस उसे राज्यसभा की तरफ से भी देखना पड़ता है, और जैसे ही वो पास हो जाता है उसे दूसरे सदन में जाकर उसे इन्हीं स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और जब वह दूसरे सदन में भी इस स्टेटस से गुजर जाता है तो प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद वह आपका गवर्नमेंट गैजेट में पेश हो जाता है और वो एक आपका बिल से कानून में तब्दील हो जाता है। वहीं अगर मैं मनी बिल की बात करूं तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होगा और राज्यसभा के पास उसके लिए सीमित शक्तियां होती हैं। अगर लोकसभा की तरफ से मनी बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन के लिए डिले कर सकती है, उसकी मनाही नहीं कर सकती। अगर राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई भी डिसीजन ना ले तब भी वो राज्यसभा की तरफ से पास मान लिया जाता है और प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए चला जाता है। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर क्या हो अगर ऑर्डिनरी बिल के चक्कर में किसी में वाद विवाद या विरोधाभास हो जाए, तो फिर क्या होगा? तब होगी एक ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 और उस ज्वाइंट सिटिंग में आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठेंगे और उससे पूरी की पूरी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करेंगे आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहां पर आपको कहीं ना कहीं लोकसभा का फेवर मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर उनके सदस्य की संख्या ज्यादा है और रूलिंग पार्टी के होने की वजह से जो फैसला होगा इसके रिगार्डिंग वो आपका लोकसभा के हक में ज्यादातर आता है। जब यहां पर आपका ज्वाइंट सिटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको फेवर देखने को मिलेगा लोकसभा का, क्योंकि वहां पर ज्यादा मेंबर्स हैं ऑब्वियसली। राज्यसभा में कहां 250 मेंबर और कहां लोकसभा में 552 सदस्य। तो इस तरह से जो है आपकी पार्लियामेंट काम करती है। तो दोस्तों ये होता है पार्लियामेंट। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट किस तरह से वर्क करती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप डिफेंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इतिहास से आज तक के सफर की। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।